हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, और जो टॉपिक लिया है वो है मराठों का अभ्युदय। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं स्टडी पे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। सबसे पहले हम परिचय समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम मराठों के बारे में जानेंगे। मुगल साम्राज्य में जहांगीर के समय में दक्षिण भारत में मराठा सरदारों को शाही सेना में भर्ती किया जाना शुरू हुआ था। शाहजहां और औरंगजेब के समय तक मराठा एक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। औरंगजेब के उपरांत पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य में मराठा एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत के इतिहास में अवतरित हुए थे। वास्तव में मराठों का इतिहास पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य एवं उदयमान अंग्रेजी शासन दोनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण था। मराठा साम्राज्य को संगठित करने में शिवाजी सहित पेशवाओं मराठा प्रधानमंत्री का प्रमुख योगदान रहा। महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति और वहां की विषम जलवायु ने मराठों को दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू जाति का बना दिया था, और आने वाले समय में यही लक्षण उनकी पहचान बन गए थे। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संतों ने भी मराठा जाति के उत्थान में सहयोग दिया। संत ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, चक्रधर से लेकर एकनाथ, तुकाराम और रामदास तथा महाराष्ट्र के सभी संतों तथा दार्शनिकों ने भक्ति के सिद्धांत एवं इस बात पर बल दिया कि सभी मनुष्य परमपिता ईश्वर की संतान है और इस कारण वे एक समान हैं। संतों द्वारा जाति प्रथा का विरोध करने के कारण मराठा और कुतबी जैसे निम्न जातियों के लोग संतों और दार्शनिकों के अनुयायी बन गए। संत स्थानीय मराठी भाषा में ही उपदेश देते थे, जिससे इस भाषा को इच्छित गौरव प्राप्त हुआ तथा एक विशिष्ट मराठा पहचान उभर कर सामने आई, जिसने यहाँ के लोगों को एकता एवं लक्ष्य की भावना से प्रेरित किया। जाति से शूद्र मराठी संत तुकाराम, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है तुकाराम के ऊपर, जो शिवाजी के समकालिक थे, कि शिक्षाओं ने सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलाकर सामान्य धर्म अपनाने तथा उद्देश्य प्राप्ति के लिए सुसंगठित करने में सहायता दी। यहाँ पर एक बार वंशावली देख लेते हैं। मराठा वंशावली: छत्रपति देवगिरी के यादव, लखुजी माधव, इसके बाद जीजाबाई इसमें नहीं है, फिर यह आ जाएगा मालोजी भोसले, फिर शाहजी, और शाहजी का विवाह हुआ जीजाबाई। फिर इसके बाद शिवाजी आते हैं, जो कि 1674 से 1680 में। फिर इसके बाद संभाजी, राजा राम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद शिवाजी द्वितीय आ जाते हैं राजा राम के बाद, और लास्ट में इधर साहू, फिर राजा राम जो कि दत्तक पुत्र थे, फिर साहू द्वितीय, और यहाँ से फिनिश हो जाता है। यहाँ पे शाहू जी के बाद दो और आए हैं, प्रताप सिंह और शाहजी अप्पा। तो सबसे पहले हम शिवाजी की ही स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार के अनुसार इस प्रकार 17वीं सदी में महाराष्ट्र में शिवाजी द्वारा राजनीतिक एकता प्रदान किए जाने के पहले ही भाषा, धर्म, जीवन की एक विलक्षण एकता स्थापित हो गई थी। लोगों में
एक्स भावना में जो थोड़ी कमी थी वह शिवाजी के द्वारा एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, दिल्ली के आक्रमणकारी के साथ उसके पुत्रों के अधीन दीर्घकालिक संघर्ष एवं पेशवा के अधीन उस जाति के साम्राज्य के प्रसार से पूरी हो गई। मराठा शक्ति की स्थापना, तो इसकी स्थापना किस तरह से हुई थी? तो शिवाजी, जिनका शासनकाल 1674 से 1680 तक का रहा है, शिवाजी का जन्म जुन्नार के निकट शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में 1627 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। तो माता और पिता का नाम कभी कभी आता है। शाहजी अहमदनगर तथा बीजापुर दोनों राज्यों की सेवाओं में रह चुके थे। शाहजी ने शिवाजी की शिक्षा, दीक्षा एवं पालन पोषण के लिए अपने दादाजी कोणदेव को नियुक्त किया था। 1639 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को पिता से पुणे की जागीर प्राप्त हुई। शिवाजी के कार्यों का विभाजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एम.जी. रनाडे ने शिवाजी के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला 6 वर्ष, जब वो सरदारों को एकत्रित उन्होंने किया। फिर दूसरा है 10 वर्ष रक्षा, राष्ट्रीय तत्वों को एकत्रित करना, सीमा विस्तार के तहत बीजापुर से युद्ध। फिर तीसरा 10 वर्ष का जो काल है 1662 से 1672 बाह्य शक्तियों से संघर्ष, और अंतिम जो 6 वर्ष का काल है 1674 से 1680 में स्वतंत्र राज्य की कानूनी रूप से स्थापना, राज्याभिषेक एवं छत्रपति की उपाधि धारण करना। तो ये किनके अकॉर्डिंग है? ये है एम.जी. रनाडे के अनुसार। विजय देख लेते हैं। शिवाजी की विजय। सन 1644 में शिवाजी ने तोरण पर अधिकार किया, जो बीजापुर के अधिकार में था। इसके 5 मील पूर्व शिवाजी ने रायगढ़ के किले का निर्माण कराया। तत्कालिक समय में बीजापुर का शासक मोहम्मद अली शाह बीमार था। शिवाजी ने उसके दरबार में कई सरदारों को रिश्वत देकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने मिला लिया। सन 1646 से 1656 के बीच शिवाजी ने सिंहगढ़, चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़, रायगढ़ आदि जीत लिए, यद्यपि बीजापुर से खुला संघर्ष नहीं हुआ था। सन 1656 में शिवाजी ने जावली जीता, जो एक मराठा सरदार चंद्रराव मोरे के अधीन था। सन 1657 में शाहजहां के शासनकाल में शिवाजी का मुकाबला पहली बार मुगलों से तब हुआ जब दक्षिण के सूबेदार औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया और बीजापुर ने मुगलों के विरुद्ध शिवाजी से सहायता मांगी। इसी दौरान शिवाजी ने जुन्नार को लूटा और विभिन्न स्थलों पर निरंतर आक्रमण करके मुगलों को तंग किया। जब बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली तो शिवाजी ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सन 1657 ईस्वी में शिवाजी को कोंकण को जीत लिया तथा वहां के कल्याण एवं भिवंडी नगरों के बंदरगाहों पर अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। कल्याण विजय के दौरान ही वहां के बीजापुर के गवर्नर मुल्ला अहमद नवायत की सुंदर पुत्र वधू को पकड़कर मराठा सैनिकों ने शिवाजी को दिया, जिसे उन्होंने सम्मान सहित बीजापुर भेज दिया। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध के समय बीजापुर के शासक ने शिवाजी का दमन करने का निश्चय किया तथा 1659 ईस्वी में इस कार्य के लिए अफजल खां को नियुक्त किया। अफजल खां ने कृष्णजी भास्कर को दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा और कहलवाया कि यदि शिवाजी स्वयं आकर मिले तो वह उन्हें क्षमा कर देगा। तब शिवाजी ने गोपीनाथ को दूत बनाकर उसके पास भेजा था। शिवाजी अपने अंगरक्षकों जीवन महल, शंभूजी,
कावाजी यानी सशस्त्र सहित के साथ शस्त्रहीन होकर गए। अफजल खां के दोनों अंगरक्षकों में से एक प्रख्यात तलवारबाज सैयद बांदा भी था। शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ किले से 1 मील दक्षिण पार नामक स्थान पर हुई। शिवाजी ने अपने बघनक से अफजल खां की आंतों को चीर दिया। 1662 से 63 में शिवाजी के हस्तक्षेप से शिवाजी ने बीजापुर से यह समझौता कर लिया कि वे एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण नहीं करेंगे तथा मिलकर मुगलों की सेना का सामना करेंगे। औरंगजेब ने 1659 से 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शिवाजी को नियंत्रित करने का आदेश उसे दिया। सन 1663 ईस्वी में पूना में शिवाजी ने रात्रि में मुगल सेना को परास्त किया। शाइस्ता खां जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। सन 1664 में शिवाजी ने मुगलों के समृद्ध बंदरगाह सूरत को लूट लिया और यहाँ से उन्हें अपार संपत्ति प्राप्त हुई। 1665 में औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। जय सिंह एक विजेता होने के साथ साथ चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। उसने शिवाजी के समस्त शत्रुओं को अपनी ओर मिला लिया, साथ ही महाराष्ट्र एवं कर्नाटका के बहुत से जमींदारों को अपनी ओर मिलाकर शिवाजी के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर की संधि जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी को अपने 35 किलो से 23 किलो किलों को देने पड़े तथा 4 लाख हूण वार्षिक आय मुगलों को देनी पड़ी। संभाजी को मुगल दरबार में भेजना तथा मुगल सम्राट की सेवा तथा भक्ति तथा दक्षिण के युद्धों में मुगल सेना के सहयोग देने का वचन देना पड़ा। बाद में संधि की शर्तों में यह भी जोड़ा गया कि यदि कोंकण में 4 लाख हूण वार्षिक आय की भूमि तथा बालघाट की 5 लाख हूण वार्षिक आय की भूमि उन्हें दे दी जाएगी तो वे मुगलों को 13 वर्ष में 40 लाख हूण देंगे। इसको शिवाजी ने स्वयं जीतना था। पुरंदर की संधि ने बीजापुर और शिवाजी के बीच शत्रुता उत्पन्न कर दी थी, जो जय सिंह की कूटनीति का परिणाम था। 1666 ईस्वी में शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा गए, परंतु वहां अपनी अपमानजनक स्थिति देखकर वह चुपके से भाग गए। औरंगजेब ने उन्हें 5000 मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। यद्यपि आगरा में जय सिंह ने अपने पुत्र राम सिंह को शिवाजी की व्यक्तिगत सुरक्षा में रखा था। 1668 में शिवाजी ने मुगलों से संधि कर ली। औरंगजेब ने शिवाजी को चाकन का दुर्ग राजा की उपाधि दी। दिलेर खां तथा शहजादा मुअज्जम के झगड़े का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने 1670 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर पुनः लूटपाट की। सन 1674 तक शिवाजी ने पुरंदर आदि किलों को पुनः जीत लिया और सन 1672 में शिवाजी बीजापुर से संघर्ष प्रारंभ हो गया, जब मराठों ने पहला पनहाल, पाली और सतारा दुर्ग को जीत लिया। इसके बाद आ जाता है राज्याभिषेक। सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि ग्रहण की तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। तो इसमें कहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ? तो रायगढ़ में हुआ था। उस युग के महान विद्वान, वेदों के ज्ञाता, बनारस के महान पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय माना तथा उदयपुर के राजपूत राजवंश से उनका संबंध बताते हुए स्वयं राज्याभिषेक कराया था। सन 1677 से 78 ईस्वी में
शिवाजी ने पूर्वी कर्नाटक पर आक्रमण किया एवं पैतृक जागीर का हिस्सा व्यंगोची से मांगा। इस समय उन्होंने गोलकुंडा के मंत्री मदन्ना की सहायता से संधि कर ली। बाद में कावेरी का उत्तर का संपूर्ण भाग व्यंकोजी से जीत लिया। यह उनका अंतिम अभियान था। शिवाजी 2 अप्रैल 1680 ईस्वी को बीमार पड़े और 12 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो गई। आगे इनके उत्तराधिकारियों से संबंधित इतिहास है, लेकिन उसकी स्टडी हम करेंगे कल। अब हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो ओल्ड पेपर हैं उनके वीडियोस प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास में है। फिर ये है MCQs प्रैक्टिस सेट बी का, और डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो अभी हम कर रहे हैं ये रहा फर्स्ट पेपर, और ये है प्रैक्टिस सेट ए जो कि नेट के लिए ही है। इसमें भी MCQs हैं हिस्ट्री के, तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए रिपीट काफ़ी होते हैं इसमें से क्वेश्चन। इसको ज़रूर आप वॉच करें अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं इतिहास से। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट मैंने भी बताया है, इसमें मैंने टॉपिक वाइज आपको हिस्ट्री कराई है, तो इसकी स्टडी भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।